मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। माफी मांगना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए संसदीय लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता पक्ष ही संसद के भीतर हंगामा करे और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जाए। आज वैसा ही एक अनूठा दिन रहा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में सदन को स्थगित करने वाला हंगामा करने लगे और इसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष इस तरह के स्थगन करता रहता है, अलग अलग मांग जैसे वो जनता के हित में जरूरी समझता है उसे जब वो ले आता है तो सरकार अमूमन उसे नजरअंदाज करती है, सदन स्थगित हो जाता है। लेकिन सरकार जब सदन स्थगित करने वाला हंगामा करने लगे, शोर मचाने लगे और उसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जाए तो ये नायाब स्थिति है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि ये जो सदन स्थगित हो रहा है ये किस मुद्दे पर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया गया है। कहां? कांग्रेस की कल की बुलाई हुई वोट चोरी के खिलाफ रैली में। किसने किया? कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने किया? नहीं पता। कांग्रेस के किसी बड़े पदाधिकारी ने किया? नहीं पता। कांग्रेस के लोगों ने कहीं नारेबाजी में कर दिया। अब वो कांग्रेस के हैं, कितने हैं, क्या नारा लगाए, कैसा वो है, सब बहस से गायब। और बहस किस पर हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कांग्रेस की रैली में हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी मांगे वरना अब यह सदन नहीं चलेगा। और इस बात को कहते हुए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों में सदन स्थगित हो रहा है। माफी मांगना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देखते हुए मुझे बिहार चुनाव की याद आ गई। बिहार चुनाव में भी ऐसे ही जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो एक नैरेटिव, एक कहानी गढ़ी गई कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई, मां की गाली दी गई। फिर प्रधानमंत्री ने भी उसे भुनाया, अभी फिर भुनाएंगे देखिएगा जब ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मैं नारा सुनवा रहा हूं। हालांकि इस तरह के नारे न लगे तो अच्छा है। कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं और खासकर विपक्ष के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है, सरकार उस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं होने देगी जो आप मुद्दा चाहते हैं, जो जनता का बड़ा मुद्दा है। चाहे वोट चोरी का हो, एसआईआर की आड़ में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का हो, ईवीएम का हो, चुनाव किसी तरह से बीजेपी के जीतने का हो, चुनाव आयोग की बड़ी संदिग्ध भूमिका का हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन का हो, विपक्ष ये मुद्दे उठाएगा। इन मुद्दों पर चर्चा न हो इसलिए कहीं से ऐसे लोग हो सकता है प्लांट करवा दिए जाएं या उन्हीं विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से गलती से, अलग मंशा से ऐसा कोई वाक्य निकल जाए और बीजेपी और सत्ता पक्ष उसी पर डिबेट होते रहने देगी ताकि मूल मुद्दे पर बहस न हो और मूल मुद्दे से गायब हो जाए। इसलिए उन तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन सी बात कहां बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है। उसी बात को किसी दूसरे तरह से, भाई लोकतंत्र कब्र क्यों खुदेगी, ये बात तो सीधी कही जा सकती है। अब लेकिन उनसे पूछेंगे तो आप वो देखिए, एक महिला बोल रही है कि वो कब्र खोदने की बात कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी, संविधान को कमजोर कर रही है, वोट चोरी कर रही है। अभी हमेशा तो रहेगी नहीं, इसलिए जाएगी, हटेगी। भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही, हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं। तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी, जनता जाग चुकी है। लेकिन देखिए बीजेपी ने पकड़ लिया और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अब उस बहस में बीजेपी देश को जाने ही नहीं देगी कि वहां उस रैली में इतने ढेर सारे सबूत मंच के सामने रख दिए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कैसे इस देश में चुनाव चोरी किया जा रहा है। उस पर कोई डिबेट न होने पाए। वोट चोरी इस देश का सबसे संदिग्ध मुद्दा बन गया है, इस पर कोई डिबेट होने ना पाए। और डिबेट
उन मुद्दों पर न होने पाए कि जो वहां मंच से बोले गए। मैं अभी सुनवाऊंगा कि कितने महत्वपूर्ण बातें वहां से विपक्षी दलों ने उठाई है, लेकिन अब बहस किस पर होगी? मोदी जी को गाली दी जा रही है, कब्र खोदने की बात की जा रही है। देखो, मेरा ऐसा कोई कारण नहीं था। कल मैंने बहुत चीजों के लिए बोला था मीडिया में, लेकिन मेरे उसी एक ही नारे को ज्यादातर उन्होंने कैप्चर करके तोड़ मोड़ करके उसमें ज्यादा दिखाया गया। अगर बीजेपी का मन है तो एक बार इस पर चर्चा करा ले। बीजेपी की तरफ से होमवर्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के पास होमवर्क किया हुआ है। 90-92 कितनी गालियां उनको आज तक दी गई हैं। हो सकता है बाद में कुछ और वो लोग जुड़वाना चाहें तो एक बार अपडेट करा लें, लेकिन विपक्ष को भी ये मौका दें कि कितनी गाली सोनिया गांधी को दी गई, कितनी गाली राहुल गांधी को दी गई, कितनी गाली अखिलेश यादव को दी गई, कितनी गाली ममता बनर्जी को दी जाती रही, कितनी गाली स्टालिन से लेकर के हेमंत सोरेन को देती जाई गई। इन सारी गालियों का एक बार डिबेट हो जाए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषा में कब कपड़े से पहचानना, कब मिमिक्री करना, ये वाला अंगूठा दिखाना कि शादी है घर में, नोटबंदी के बाद पैसे नहीं है, और उससे शुरू करके वहां तक जाना कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मार अब कट्टा कस 6 गोली, पूरा डिबेट करा लेते हैं भाषा पर, और दोनों पक्षों का तराजू लेकर जनता को बिठा देते हैं कि विपक्ष कितना अभद्र है या बीजेपी का इतिहास इतना अभद्र है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती। और खुद प्रधानमंत्री, विपक्ष में बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया में राजनीति करते हैं तो कई बार भाषा इधर उधर हो जाती है। प्रधानमंत्री जब कोई बन जाता है तो इस सबसे ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्रियों की जब बात होगी तो मोदी की भाषा याद आएगी, और मुख्यमंत्रियों की बात होगी तो योगी आदित्यनाथ से लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों की भाषा इस देश में याद की जाएगी कि उन्होंने इस राजनीति को कहां तक पहुंचाया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जानते हैं आपकी सदन में भी बहस इस पर होगी नहीं, बाहर भी नहीं होगी, कुछ दिन आपके असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में जहरीली हवा का चैम्बर पड़ा हुआ है, चर्चा ना हो। शिक्षा में पूरे विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के लिए उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन कमीशन का बिल लाया जा रहा है। प्राइवेट कर देंगे पूरी शिक्षा को, महंगी हो जाएगी, गरीबों पिछड़ों दलितों के हाथ से शिक्षा खत्म, चर्चा ना हो। उसके बाद बेरोजगार इलाहाबाद में आंदोलन कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए, चर्चा ना हो। लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने के लिए कैसे क्या क्या हो रहा है विश्वविद्यालयों के भीतर, चर्चा ना हो। चर्चा किस पर हो? मोदी जी के उस पर। फिर 2-3 दिन बाद मोदी जी एक आध दिन रो देंगे, बोल देंगे, इमोशनल भाषण दे देंगे। देखिएगा सदन में कोई बिल का मौका आएगा और कहेंगे कि मां भारती के सपूत हैं, हम गाली खा करके भी जिंदा रहते हैं। विपक्ष सबसे ज्यादा जिंदा रहा, क्योंकि बीजेपी को तो नेता मान लीजिए कार्यकर्ता कोई कुछ कह देता होगा, सरकार में आप हैं। ये विपक्ष के लिए आपने तो पूरी ट्रोल आर्मी लगा रखी है। अखिलेश यादव तेजस्वी को बदनाम करना होता है तो यदमुल्ला शब्द बीजेपी के ट्रोलर बोलते हैं। राहुल गांधी के पूरे चरित्र, पूरे खानदान, पूरे व्यक्तित्व पर हमला, निजी हमला करते हैं। यही सारे लोग आप पैसा खर्च करके उसको वही सारी गालियां रोज दिलवाते हैं। कभी देखिएगा कि विपक्ष के नेताओं के लिए आपके आईटी सेल वाले लोग क्या बोलते हैं। लेकिन उस रैली में जो हुआ जरा उसको सुनिए। राहुल गांधी ने बात शुरू ही की कि चोरी बीजेपी के डीएनए में है। पैसा चोरी, जमीन चोरी, संस्था चोरी, अधिकार चोरी, रोजगार चोरी, जनादेश चोरी, सरकार चोरी और चुनाव चोरी, वोट चोरी। जनता से चोरी ही बीजेपी की सत्ता की सीढ़ी है और हम उसे समझ गए हैं, उसका जवाब देंगे। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए विचारधारा की बात की कि एक तरफ कैसे हमारी विचारधारा सत्य की है और बीजेपी की विचारधारा झूठ की है, और अगर उनके हाथ में सत्ता है तभी वो बहादुर है, उनके हाथ से सत्ता फिसली तो फिर वो कहीं टिकेंगे नहीं। इसलिए सत्य के साथ खड़े होकर के हमें पूरे देश को एकजुट होकर के एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं।
क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। राहुल गांधी पूरे देश को उस दिशा में जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को दिखाते हुए जीएसटी से लेकर नोटबंदी और तमाम सरकार के गलत फैसलों, नुकसानदायक फैसलों का जिक्र अपने भाषण में कर रहे हैं। इस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए मोदी जी के अपमान पर चर्चा हो रही है और संसद स्थगित हो रही है। ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात, संसद में खड़े होकर सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके हर पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग नामक संस्था लूट ली जा रही है। बीजेपी ने नियम बदले हैं, बीजेपी ने उनको प्रोटेक्शन दिया है और बीजेपी उनसे गलत काम करवा रही है और लोकतंत्र के खिलाफ काम करवा रही है। बीजेपी ने उस पर जवाब नहीं दिया। अमित शाह भाषण देने के लिए जब आए तो पुराना नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने गलत किया था वही बोलते रहे, हमने कुछ गलत ही नहीं किया है। इस पर चर्चा न हो। और जब कल की रैली में कहा गया कि जो 3 चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम भूलने मत देना, सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, हम रेट्रोस्पेक्टिव नियम बदल करके लोकतंत्र की हत्या में शामिल लोगों को माफ नहीं करेंगे और इनको सजा जरूर दिलाएंगे। इस पर चर्चा न हो, इसलिए मोदी जी के शख्सियत पर बहस कराकर संसद स्थगित करवाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू से लेकर के विवेक जोशी, इनका नाम विपक्ष रटवाया कि भूलना मत। तो जरा पूछा जाए कि बिहार में कितने घुसपैठिए थे। मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी कहते हैं कि एसआईआर घुसपैठियों को बाहर करने का है। उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए मिले? एक रिपोर्ट तो ये बता रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा ऑपरेशन चलाया गया था रोहिंग्या खोजने के लिए, नहीं मिला तो बंद कर दिया ऑपरेशन। और वोट चोरी की बात विपक्ष करे, अखिलेश यादव कर रहे थे तो बुरा लग रहा था। अमित शाह जी, आपने वो भाषण देखा? मोदी जी, आपके चहेते मुख्यमंत्री, प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर की आड़ में वोट काट लिए गए और भाजपा का वोट कट गया। कौन बोल रहा है? योगी आदित्यनाथ। जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है
वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। और यही बात अखिलेश यादव कहते तो आप कहते कि ये हार रहे इसलिए बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो ट्वीट करके उसका मजाक भी उड़ाया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान शामिल नहीं किए गए, उनमें से 85 से 90% भाजपाई हैं। मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ने थे। दूसरा मतलब यह है कि जो 90% वोटर भाजपाई निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। अखिलेश यादव तीसरी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अनुसार अगर 3 करोड़ 40 लाख कम हो गए तो ये भाजपा के मतदाता थे, और 403 सीटों पर अगर इनको विभाजित कर दें तो 84,000 हर सीट पर बीजेपी का नुकसान हो गया। इसका मतलब बीजेपी अगली बार रेस से बाहर। अखिलेश यादव अपने तंज और मजा लेने की शैली में इतना कड़ा प्रहार करते हैं। मोदी जी और भाजपाइयों को अगर भाषा की ट्रेनिंग लेनी हो तो अखिलेश यादव जैसे नेता से, सीजन्ड पॉलिटिशियन से लेनी चाहिए। एक शब्द दाएं बाएं नहीं बोला, और जबकि उनके लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोदी शाह ने क्या क्या बोला है और भाजपाई क्या क्या बोलते हैं, सोचिएगा। तो योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर वोट कट गया, तो जुड़ा किसका और काटा किसका जा रहा है? और यही अखिलेश यादव बोलते थे कि चुन चुन करके वोट काट रहे हो, तो यही बीजेपी के ट्रोलर ट्रोल करते थे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है अधिकारियों से मिलकर के कि अब समाजवादियों के वोट कटवा दो, पीडीए के वोट कटवा दो, गरीबों के वोट कटवा दो, किसानों के वोट कटवा दो, इसलिए कि किसान नाराज बैठा है, इन्हें वोट नहीं देना चाहता है। पीडीए के लोगों के साथ जो पीड़ा मिली है, दुखी किया है, जो अपमानित हुए हैं, वो वोट नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब यह है, पूरा निचोड़ समझिए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी साजिश करती है। वो साजिश ये करती है कि असली मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए इस तरह के मुद्दे ले आती है कि प्रधानमंत्री का अपमान हो गया और संसद नहीं चलेगी। लेकिन मुझे याद आता है कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जितना सम्मान, गरिमा प्रधानमंत्री के पद पर है, उतना ही विपक्ष के नेताओं की भी है। वो गरिमा भूल क्यों जाते हैं जब अखिलेश, तेजस्वी, राहुल, हेमंत सोरेन, स्टालिन और ममता बनर्जी का मजाक प्रायोजित तरीके से बीजेपी आईटी सेल उड़वाती है? क्या इनकी गरिमा नहीं है? और छोड़ दीजिए, इस देश के आम नागरिक की गरिमा है कि नहीं, उनके मुद्दों पर चर्चा कराने की बजाय प्रधानमंत्री के मान सम्मान और अपमान पर चर्चा होगी, यह शर्मनाक है। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। और कुछ मुद्दे जरूरी हैं जो लेकर आ रहा हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।